सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। नवंबर 1995 की एक शाम कैप्टन इखलाक फारूकी की पोस्टिंग हाल ही में NLI की एक बटालियन में हुई थी और वो उस वक्त बटालियन के रेड जॉइंट ऑफिस में बैठे हुए थे। कैप्टन फारूकी थोड़ी देर पहले ही एक रैकी मिशन से वापस लौटे थे। उनके हमरा उस मिशन पर जाने वाले जवान बहुत थके हुए थे, लेकिन कैप्टन फारूकी हमेशा की तरह ताजा दम थे। कुछ देर के लिए वहां रेड जॉइंट ऑफिस में सस्ताने के लिए बैठ गए। जब रेड जॉइंट ने वहां मौजूद कैप्टन क्यानी से कहा कि वो कुछ जवानों को लेकर आरिफ पोस्ट की रैकी के लिए जाएं। कैप्टन क्यानी भी अभी वापस लौटे थे और वो बहुत थके हुए थे, लेकिन 40 FF यूनिट से हाल ही में वहां पोस्ट होने वाले कैप्टन इखलाक फारूकी हमेशा की तरह ताजा दम थे। उन्होंने दौरान सर्विस असॉल्ट और कमांडो प्लेटून कमीशन जैसे जवां हिम्मतों वाले कोर्स बड़ी कामयाबी से पास किए थे। उनकी कायदाना सलाहियतें यूनिट के लिए बाइस फख्र थीं। वो कायदाना सलाहियतों के साथ दुनिया में आए थे। इसार उनकी रग रग में समाया था और कुछ कर गुजरने के लिए वो हमेशा तैयार रहते। उन्होंने फौरन खुद को रजाकाराना तौर पर पेश कर दिया। जवानों को तैयार करवाने के बाद उन्हें साथ लेकर राह शहादत पर गामजन हुए। कैप्टन फारूकी को देखकर कोई जवान सोच भी नहीं सकता था कि चंद घंटे पहले उनका कमांडर एक खतरनाक और इंतहाई मुश्किल मुहिम से वापस लौटा है। बड़े एतमाद से वो सुए मंजिल रवां दवां थे। आरिफ पोस्ट 20,000 फुट की बुलंदी पर कायम की गई थी और वहां तक जाने के लिए रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। पोस्ट तक जाने वाले तमाम रास्ते दुश्मन की तोपों की जद में थे और एक कदरे महफूज रास्ता जो तैयार किया गया था वो बज़ाहिर नाकाबिले उबूर दिखाई देता था। उस रास्ते पर रेपलिंग के 110 मजबूत रस्सों को जोड़कर आरिफ टॉप तक पहुंचा जाता था। कैप्टन फारूकी ने ऑपरेशन एरिया की रैकी करना थी। अपने जवानों को लीड करते वो दुश्मन के ऐन दरमियान से कामयाबी से निकाल कर ले गए और अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद अपने जवानों को कामयाबी से वापस भी ले आए। वापसी का सफर ही उनकी शहादत का सफर था। बर्फ की चादर में लिपटे ग्लेशियर की उमूदी सतह से 100 से ज्यादा रस्सों की मदद से अब उन्हें नीचे उतरना था और बर्फबारी का तूफान जारी था। प्लेटून कमांडर होने के नाते उन्हें पहले किसी जवान को उन रस्सों से आगे बढ़ाना था, क्योंकि रस्सों पर ताजा बर्फ जमी थी और हर लम्हे इस बात का खतरा मौजूद था कि बर्फ से हाथ फिसल कर नीचे गिरने पर फौरन मौत आ लेगी। कैप्टन फारूक की कायदाना सलाहियतें लेकर दुनिया में आए थे। कायद होने की वजह से उनकी गैरत ईमानी ने गवारा न किया कि वो किसी जवान की जान को खतरे में डालें, जबकि रस्सों पर सबसे पहले गुजरने वाले ने ही बर्फ साफ करनी थी, जिसके बाद दूसरों के लिए आसानी से गुजरना मुमकिन होता। कायद कैप्टन फारूकी अपने जवानों की जिद को नजरअंदाज करते हुए खुद आगे बढ़े और टॉप से नीचे उतरने लगे। सैकड़ों फुट गहराई में बर्फीली चट्टानें देखकर बड़े बड़े बहादुरों का पित्ता पानी होने लगता, लेकिन खौफ उस मर्द मुजाहिद को छू कर नहीं गुजरा था। उन्होंने अपना खासा सफर तय कर लिया और उन लम्हात में कि जब मंजिल कुछ ज्यादा दूर नहीं थी, कुदरत को उनकी जुर्रत ईमानी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उन्हें बड़े मर्तबे से सरफराज करने के अहकामात जारी कर दिए। बेखौफ कायद इखलाक फारूकी का हाथ रस्सों पर जमी बर्फ से फिसला और वो सर के बल चोटी से नीचे बर्फ की पथरीली चट्टान से टकराए। चंद लम्हों के बाद जामे शहादत फरिश्ता अजल ने उनके पाकीज़ा होंठों से लगा दिया। वो सुरखरू हो गए, बामुराद हो गए। सुखचक शुमाली के खेतों पर शाम उतर रही थी। मास्टर नूरदीन ने भैंस के सामने खुरली में अपने हाथों का तावा तैयार करके डाला था और अब उसकी कमर पर हाथ फेरने के बाद मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद की तरफ जाने से पहले उन्होंने एक नजर अपने मकान की छत पर नस्ब झंडे पर डाली और सर झुका लिया। कल 14 अगस्त था और हर यौम आजादी पर वो खुद अपने हाथों अपने मकान की छत पर हिलाली परचम लहराया करते थे।
مسجد سے عصر کی اذان کی آواز بلند ہونے لگی تو ماسٹر صاحب بھی چونک کر ادھر متوجہ ہوئے اور گھر سے بمشکل 100 گز دور مسجد کی طرف چل دیے۔ نماز سے فراغت پر وہ حسب معمول گاؤں کے دوسرے راستے سے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ان کا معمول تو نہیں تھا، لیکن گزشتہ 3-4 ماہ سے یہ معمول بن گیا تھا، اور اس کا سبب تھا بابا مست۔ بابا مست کہاں سے آیا تھا، کون تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ سکھو چک کے لوگوں کو صرف اس بات کی خبر تھی کہ بابا مست گزشتہ 15-20 سال سے نزدیک دور کے دیہاتوں میں موجود خانقاہوں میں یا کسی پرانی قبر کے سرہانے دھونی دمایا کرتا ہے۔ حال مست بابا جی شاید مہینوں بعد کسی سے ایک آدھ بات کیا کرتے تھے، ورنہ ان پر جذب کی کیفیت ہی طاری رہتی۔ گاؤں کی عورتیں بابا مست کے لیے خانے نعمت سجا کر لے جاتی، جو وہ ان کے سامنے وہاں بیٹھے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ماسٹر نور دین کو بابا مست صرف اس لیے پسند تھا کہ حال مست ہونے کے باوجود وہ پابندی سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ خانقاہ کے ایک کونے میں بنی چھوٹی سی مسجد میں جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوتی، بابا مست اپنی جگہ سے اٹھتا اور وضو کرنے کے بعد نمازیوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ جاتا۔ ماسٹر نور دین عصر کی نماز کے بعد چند منٹ کے لیے ضرور اس کے پاس بیٹھا کرتے، اور باقی لوگوں کی طرح ان کی خواہش بھی یہی ہوتی تھی کہ بابا مست انہیں مخاطب کر کے کوئی بات کہے، لیکن باقی لوگوں کی طرح ابھی تک ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس روز بھی ماسٹر صاحب معمول کے مطابق خانقاہ کی طرف جا رہے تھے جب راستے میں انہیں گاؤں کے چوکیدار پیرا دتے نے روک لیا۔ چونکہ وہ ایک فوجی افسر کے والد اور گاؤں کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اس لیے سارا گاؤں انہی کو تمام مسائل کا حل سمجھ کر اپنے دکھڑے ان کے آگے رو دیتا۔ ماسٹر صاحب حسب توفیق اور ہمت ان کے کام بھی آتے رہتے۔ اس روز انہیں بابا مست تک پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہو گئی، جب اچانک ہی بابا جی کے سامنے موجود ان کے عقیدت مند چونک پڑے۔ بابا جی آہستہ سے کچھ بڑبڑائے تھے۔ نمبردار حمید خان نے فوراً اپنی گردن آگے بڑھائی اور بابا جی کی طرف عقیدت سے دیکھا، شاید وہ ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 ماہ کے بعد بابا جی نے اچانک ہی ایک فقرہ کہہ دیا، ماسٹر جی نہیں آئے۔ نمبردار حمید خان نے فوراً گردن گھما کر اپنے پیچھے بیٹھے لوگوں سے کہا، ماسٹر نور دین کو بلاؤ، بابا جی یاد کر رہے ہیں۔ 2-3 بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بابا جی کے حکم کی تعمیل ہو، لیکن اچانک ہی سامنے سے ماسٹر نور دین آتے دکھائی دیے۔ غلام محمد نے تیزی سے ماسٹر جی کے نزدیک پہنچ کر کہا، ماسٹر جی، بابا جی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ ماسٹر نور دین نے کہا، الحمدللہ، اور تیز قدموں سے بابا جی کی طرف بڑھے، لیکن حیرت انگیز طور پر بابا جی خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خانقاہ کے دروازے پر لٹکے گیندے کے تازہ پھولوں کے ہاروں میں سے 2 ہار جو جمعرات کا دن ہونے کی وجہ سے آج ہی وہاں گاؤں والوں نے لٹکائے تھے، نکال لیے اور ماسٹر نور دین کی طرف بڑھے۔ ماسٹر جی لکھ لکھ بدھائیاں کہتے ہوئے بابا جی نے دونوں ہار ان کے گلے میں ڈال دیے۔ ماسٹر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ تمام لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سورج خانقاہ پر اپنی آخری روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ماسٹر صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی روحانی خوشی کا احساس ضرور ہو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان کی طرف رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی بابا جی نے گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، ڈھولیے بلاؤ جی، ڈھولیے۔ نمبردار حمید خان نے چلا کر کہا، جاؤ بشر سے کہو ڈھول لے کر آئے۔ وہ بابا جی کی ہر خواہش کو ثواب سمجھ کر پورا کرنے جا رہا تھا، لیکن وہ بھی حیران ہو رہا تھا کہ آج بابا مست کو کیا ہو گیا ہے۔ بابا جی کا اگلا حکم موصول ہوا، ہٹ جاؤ، ماسٹر جی کو بیٹھنے دو، اور گاؤں والے اس طرح درمیان سے پھٹ گئے جیسے قطاریں بنا کر ماسٹر نور دین کو اپنے درمیان سے گزار رہے ہوں۔ بابا جی نے باقاعدہ ماسٹر نور دین کا ہاتھ پکڑا، یہاں بیٹھ، اور انہیں عین اس جگہ بٹھا دیا جہاں وہ خود بیٹھا کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب کسی شہر زدہ معمول کی طرح بابا جی کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے جو ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ بابا جی نے اچانک ہی ماسٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، ماسٹر جی حکم آ گیا۔ ان کی حالت دیدنی تھی، ایسا جلال ان کے چہرے پر آج تک کسی نے نہ دیکھا۔ اس اثنا میں بشیر ڈھول والا اپنے ڈھول سمیت بابا جی کے پاس پہنچ گیا۔ ڈگا لا ڈگا، بابا جی کی آواز میں جانے کہاں سے ایسا جلال سما گیا تھا۔ انہوں نے بشیر کی طرف دیکھ کر حکم دیا۔ بشیر ڈھول والے نے ڈگا لگا دیا، ڈھول بجنے لگا۔ سارا گاؤں ڈھول بجنے کی آواز سے گونج رہا تھا، اور بابا مست ماسٹر نور دین کو اپنے سامنے بٹھا کر حال کھیلنے لگا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دھمال ڈالنے لگا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس دھمال میں اس کا ساتھ دے۔ سب لوگ مجسم حیرت تھے۔ اچانک بابا جی کا ہاتھ بلند ہوا اور انہوں نے بشیر ڈھول والے کو روک دیا۔ پسینے سے ان کے سارے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ انہوں نے اگلا حکم جاری کیا، صفائیاں کرو، اور خانقاہ کے دروازے پر دھری جھاڑوؤں میں سے ایک جھاڑو اٹھا کر خانقاہ سے ملحقہ قطع اراضی پر پھیرنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی گاؤں کے باقی لوگ بھی اس کام میں شامل ہو گئے۔ ماسٹر نور دین نے اٹھ کر چاہا کہ وہ بھی خانقاہ کا صحن صاف کر دیں، لیکن اچانک ہی بابا جی اس سے لپٹ گئے۔ نہ تو نہیں،
तेरा मनसब और है। उन्होंने हैरान और परेशान मास्टर साहब से कहा और बाकी लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए। बस करो, जाओ, शाबाश, जाओ अपने अपने घरों को जाओ, तैयारियां करो, दूल्हा राजा आ रहा है। ये आखिरी फिक्रा था जो बाबा मस्त ने कहा और अपनी जगह खामोशी से जाकर बैठ गया। फिर वो दूल्हा राजा की आमद तक कुछ न बोला। थोड़ी देर के बाद उसने हाथ के इशारे से मास्टर साहब को जाने के लिए कहा। मास्टर साहब अपने घर की तरफ चल दिए। 8-10 लोग उनके ताक़ुब में यूं आ रहे थे जैसे अचानक उन्हें मास्टर साहब को मिलने वाली विलायत का इल्म हो गया हो। मास्टर साहब ने हार गले से उतार कर हाथ में पकड़ लिए थे जब गांव वालों को सामने पक्के रास्ते 2 फौजी जीपें उस तरफ आती दिखाई दी। मास्टर साहब का दिल धक से रह गया। बाबा जी की सारी बात उन्हें समझ आ गई। जीपें उनके नजदीक आकर रुक गईं। अगली जीप से एक कर्नल साहब बाहर आए। उन्होंने ऊंची आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहकर मास्टर नूरदीन साहब से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। मास्टर साहब ने धड़कते दिल से कहा, मेरा नाम नूरदीन है। इस असना में दोनों जीपों से बाकी अफसर और जवान उतरकर कर्नल साहब के पीछे खड़े हो गए। कर्नल साहब ने अपनी टोपी सर से उतार कर हाथ में पकड़ ली। बोले, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मास्टर साहब को अचानक ही किसी गैर मरई कुव्वत ने बूढ़े मास्टर से जवान मर्द बना दिया था। वो बोले, मैं वो बात जान गया हूँ बेटा, तुम बेफिक्र होकर कह डालो। कर्नल साहब और उनके साथी उनके एहतराम में सर झुकाए खड़े थे। चंद सानिये की हिचकिचाहट के बाद कर्नल साहब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, हमारा ताल्लुक 3rd कमांडो बटालियन से है। आपके साहबजादे शाहिद इकबाल साहब दुश्मन के खिलाफ दादे शुजात देते हुए शहीद हो गए। मास्टर नूरदीन के मुंह से बेसाख्ता निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कर्नल साहब के साथ ही इंतहाई एहतराम से सब्र और रजा के उस पैकर की तरफ देख रहे थे। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मास्टर साहब को कप्तान साहब की शहादत का इल्म उनसे पहले कैसे हो गया। मास्टर नूरदीन ने अपने साथ आए गांव वालों की तरफ देखकर कहा, कर्नल साहब और इनके साथियों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। गांव वालों की आंखें भीग रही थीं, लेकिन मास्टर बड़े पुरवकार कदमों पर अपने घर की तरफ चल दिए। कर्नल साहब और उनके साथी मास्टर साहब के पीछे इस तरह चल रहे थे जैसे परेड ग्राउंड में जवान अपने अफसर के पीछे मार्च किया करते हैं। नंबरदार हमीद खान ने 2 लड़के मास्टर साहब की हवेली की तरफ दौड़ा दिए, जहां उनके पहुंचने पर चारपाइयां और मूड़े धरे जा चुके थे। मास्टर नूरदीन ने बड़े फखर से उनकी तरफ देखकर हाथ के इशारे से कहा, तशरीफ रखें। कर्नल साहब अपने साथियों समेत वहां बैठ गए। गांव के लोग उनके गिर्द इकट्ठे होने लगे थे। नंबरदार हमीद खान बड़बड़कर उन गाजियों की पजीराई कर रहा था जो उस गांव की सुरखरुई का पैगाम लेकर आए थे। हवेली के दरवाजे से मास्टर साहब घर के आंगन में दाखिल हुए तो हशमत बीबी हाथ में सुर्ख जोड़ा पकड़े दिखाई दी। उनकी बेगम ने उनके कुछ कहने से पहले उनसे कहा, लो मास्टर जी, आप कहते थे देर हो गई, ईदा ने आज ही जोड़ा तैयार कर दिया, मैं नाप लेकर आई हूँ। शाहिद इकबाल की दुल्हन को बिल्कुल फिट बैठता है। शाहिद इकबाल की शादी को 10 रोज बाकी थे और वो अगले 5 रोज के बाद आने वाला था। मास्टर जी ने भर्राई हुई आवाज से कहा, हशमत बीबी, तेरा दूल्हा राजा जल्दी आ गया। हशमत बीबी ने फटी फटी नजरों से मास्टर नूर मोहम्मद की तरफ देखा, जिनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग रही थी, लेकिन जो सब्र और रजा का पैकर बने उसके सामने खड़े थे। हशमत बीबी के मुंह से सिर्फ 2 लफ्ज निकले, मास्टर जी, और वो चकरा कर गिर गईं। लेकिन मास्टर जी ने उन्हें थाम लिया। सामने कमरे में कैप्टन शाहिद इकबाल की बेगम का जहेज तैयार करती उसकी बहनें भागकर बाहर आईं और मास्टर नूरदीन की हवेली पर शामे गरीबा उतर गई। 50 साल पहले 13 अगस्त को वो इस गांव में गमो अंदोह की एक तवील शाहरा पर सफर करते हुए दाखिल हुए तो उन्हें शिद्दत से अपने लुटने का एहसास हुआ था। लेकिन आज वो सुरखरू हुए थे। उन्होंने अपनी भीगी आंखों से सामने बरामदे की छत पर लहराते सब्ज हिलाली परचम पर निगाह डाली और न जाने क्यों एक मुस्कुराहट उनके होंठों पर ठहर गई। सब्र करो बच्चियों, सब्र करो, शहीद के दर्जात कम न करो। हशमत बीबी, आज कोई न रोए, आज रोने का नहीं फख्र करने का दिन है। हशमत बीबी, तेरे बेटे ने हमारा कद ऊंचा किया है, होश कर, तू शहीद की माँ है, जा गांव वालों से मुबारकबादियां वसूल कर। खुदा जाने उस लम्हे मास्टर साहब की आवाज में क्या रात कड़क रही थी। हवेली में चीखो पुकार थम गई। शाहिद इकबाल की बहन 3rd ईयर की तालिबा ज़ैनब ने अपने दुपट्टे का पल्लू ढंग से सर पर रखते हुए अपनी माँ को हौसला दिया, माँ जी, अब्बा जी ठीक कहते हैं, शहीदों की माएं रोया नहीं करती। हवेली के बाहर सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। नंबरदार हमीद खान के आदमियों ने जमीन पर दरिया बिछानी शुरू कर दी। मास्टर साहब को देखकर सब एहतरामन खड़े हो गए। सारे मजमे पर सुकूत तारी था। मुबारक हो मास्टर जी। अचानक ही सूबेदार मोहम्मद खान की आवाज ने सुकूत तोड़ा। वो मास्टर साहब के साथ ही गुरदासपुर से हिजरत करके आया था। मास्टर नूरदीन हैरत अंगेज हद तक नॉर्मल हो चुके थे। मोहम्मद खान, यार तेरा शागिर्द बाजी ले गया। मैंने कहा था ना नूरदीन, तुझे 15 साल पहले कहा था, ये सब का नंबर काट देगा। देख लिया, हम फौजी बूढ़े भी हो जाएं तो हमारी अकल कायम रहती है। मोहम्मद खान की आवाज भर्रा गई।
वो शाहिद इकबाल को हिसाब पढ़ाया करता था। रिटायरमेंट के बाद उसने गांव के बच्चों को अपने घर मुफ्त पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था। जिस रोज शाहिद इकबाल ने सारे जिले में टॉप किया, उसने मास्टर नूरदीन से कहा था, अभी तूने देखा ही क्या है, देखना एक रोज मेरा शागिर्द सबका नंबर काट देगा। बड़ा आया है मास्टर, हम फौजियों से ज्यादा हिसाब किसी को नहीं आता। और आज उसका शागिर्द टॉप कर गया, सबका नंबर काट गया। सारी रात गांव की फजाएं कुरान की तिलावत से गूंजती रहीं। अल सुबह गांव के बाहर हमीद खान की जमीनों पर हेलीकॉप्टर उतरा और मास्टर नूरदीन का दूल्हा सुखोचक का राजा कैप्टन शाहिद इकबाल शहीद पाकिस्तानी परचम में लिपट कर बाहर आ गया। कर्नल साहब और उनके साथी सारी रात वहां मौजूद रहे थे। हेलीकॉप्टर में शहीद के लाशे के साथ ब्रिगेडियर साहब खुद आए थे। सारी रात कर्नल साहब गांव वालों को शाहिद इकबाल की कहानियां सुनाते रहे। बिलाफोनला सेक्टर में दुश्मन के खिलाफ उसकी फतह का किस्सा दोहराते रहे। सारी रात बाबा मस्त खानकाह के पहलू में खाली कतई अराजी पर सफाई करता रहा। उसने अपने हाथों शाहिद इकबाल की कब्र खोदी थी। सुबह जब हेलीकॉप्टर से सब्ज हिलाली परचम में उसको बाहर निकाला गया तो बाबा मस्त वहां मौजूद था। शाहिद इकबाल के साथियों ने गांव वालों से दरखास्त की थी कि वो अपने साथी को अपने कंधों पर उठाकर उसके घर तक ले जाएंगे। मुजस्सम अकीदत उसकी यूनिट के अफसरों ने अपने जवां साल शहीद को कंधों पर उठा रखा था। इर्द गिर्द देहातों के सैकड़ों लोग उनके पीछे पीछे एहतराम से चल रहे थे और बाबा मस्त सबके आगे आगे। उसने अपने हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी। ट्रैफिक पुलिस के सार्जेंट की तरह अपने आगे से रास्ता साफ करवा रहा था। हट जाओ दूल्हा राजा आ गया। बड़ी मुस्तैदी से वो बार बार यही दोहरा रहा था। जनाजा गांव की बड़ी गली से गुजर रहा था। सारे गांव की औरतें मकानों की छतों पर खड़ी कैप्टन शाहिद इकबाल शहीद का इस्तकबाल कर रही थी। गली के कोने वाले मकान की छत पर लहू रोती आंखों वाली सायरा बीबी को उसकी सहेलियों और शाहिद इकबाल की बहनों ने थाम रखा था। जनाजा मकान के सामने आया तो बाबा मस्त तन कर खड़ा हो गया। जनाजा बरदार ठिठक कर रुक गए। बाबा मस्त ने छड़ी से ऊपर की समत इशारा किया। भीगी आंखों से लोगों ने देखा कि एक सब्ज रंग का दुपट्टा उड़ता हुआ नीचे आ रहा था। उसके साथ ही बाबा मस्त फिर हट जाओ दूल्हा राजा आ गया पुकारता जनाजे के आगे आगे चलने लगा। सायरा ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर अपने शहीद दूल्हे पर फेंका था। लेकिन एक सायरा ही नहीं, गांव की हर लड़की अपने वीर कैप्टन शाहिद इकबाल के हुजूर अपनी आंखों से मोतियों का नजराना पेश कर रही थी। उसका जसद खाकी उन दुपट्टों फूलों और हारों से ढक गया था जो गांव की औरतें उस पर फेंक रही थी। मास्टर साहब के घर के दरवाजे पर बाबा मस्त एक तरफ हट कर खड़ा हो गया। जनाजा अंदर चला गया। जोहर के बाद बाबा मस्त की तैयार करदा कब्र में हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुखोचक के गबरू पुत्र को उतारा गया। लहद में उतारते हुए शाहिद इकबाल को उसके हमराहियों ने गन सैल्यूट दे दिया। मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो सारा गांव सिसकियां भर रहा था। लेकिन मास्टर नूरदीन मुजस्सम सब्र रजा बने अपनी जगह खड़े थे। मास्टर साहब शाहिद इकबाल के साथियों की मायत में घर पहुंचे। उनकी ख्वाहिश थी कि शहीद के साथी खाना खाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मास्टर साहब घर पहुंचे तो अंदर बरामदे के एक कोने में हशमत बीबी को जैनब और गांव की औरतें सहारा दिए बैठी थी। मास्टर साहब को देखकर हशमत बीबी इस्तकबालिया अंदाज में उठ खड़ी हुई। मास्टर जी मेरे दूल्हे बेटे को रुखसत करके आ गए। मास्टर साहब ने एक नजर अपने पीछे एहतरामन खड़े शाहिद इकबाल के साथियों पर डाली जो अपने शहीद साथी की अजीम माँ को नजर अकीदत गुजारने उनके साथ अंदर आ गए थे। फिर हशमत बीबी की तरफ देख कर कहा, चलिए इधर देख, तेरे बेटे को कितने बड़े बड़े लोग रुखसत करने आए हैं। हशमत बीबी, इतने लोग इसकी शादी पर कहाँ आते। एहसास तफाखुर मास्टर नूरदीन की आवाज से नुमाया था। शाम सुखोचक पर उतर आई थी। बाबा मस्त शहीद की कब्र के करीब बराजमान था। उसने चुप साध ली। सूबेदार मोहम्मद खान और उसके साथी दिए रोशन कर रहे थे। नजदीक दूर देहातों के लोग अपनी हाजिरी गुजार रहे थे। एन उन्हीं लम्हात में सियाचिन के बिलाफोनला सेक्टर की एक पोस्ट पर कैप्टन शाहिद इकबाल शहीद की जगह उसकी यूनिट के एक और कप्तान साहब अपने जवानों के साथ हजारों फुट बुलंदी पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड यखबस्ता हवाओं के दरमियान अपने शहीद के लिए दुआए खैर कर रहे थे। बर्फ बारिश की सूरत में उन पर उतर रही थी। मौसम के तेवर बदलने लगे थे। यखबस्ता हवाओं की रफ्तार अचानक 60 किलोमीटर फी घंटा हो गई। लेकिन गाजियान सफशिकन अपने कोहशगाफ अजाइम के साथ अपनी पोस्ट पर बर्फानी चीतों की तरह चौकस थे। किसी भी लम्हे दुश्मन के चैलेंज का जवाब देने के लिए, उसकी जारहियत पर कहर इलाही की तरह टूट पड़ने के लिए, अपने पेशरो कैप्टन शाहिद इकबाल की तरह। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी सीरीज सियाचिन अपने इख्तिताम को पहुंची। इसमें पेश किए गए तमाम वाकयात और किरदार हकीकत पर मबनी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिए
تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزیدار ویڈیوز بناتے رہیں۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔